Students, our today's topic is mutations and genetic code. हम फिफ्थ चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि म्यूटेशंस क्या होती हैं. म्यूटेशन इज बेसिकली अ फिनोमेना विच रिजल्ट्स इन ऑल्ट्रेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस. डीएनए सीक्वेंसेस में चेंज आ जाते हैं, आइदर इंसर्शन हो जाती है किसी बेस पेयर की या फिर डिलीशन हो जाती है. तो उसका जेनेटिक कोड से क्या रिलेशन है वो हम स्टडी करेंगे आज. Effects of large deletions and rearrangements in a segment of DNA are easy to comprehend. जो भी डीएनए के सेगमेंट में चेंजेस होंगे, आइदर डिलीशंस होंगे, रीअरेंजमेंट होगी या फिर इंसर्शन होगी, वो इजीली हमें पता चल जाता है. इट मे रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ ए जीन और सो एज अ फंक्शन. क्योंकि एक जीन का लॉस या फिर गेन हो जाता है, तो उस लॉस और गेन होने से उस पूरे जेनेटिक कोड का फंक्शन, जीन का फंक्शन ही चेंज हो जाता है. जैसे हमने एक एग्जाम्पल की थी पॉइंट म्यूटेशन की, जिसमें सिर्फ एक सिंगल बेस पेयर जो था वो चेंज हो रहा था सिकल सेल एनीमिया में. उस सिंगल बेस पेयर के चेंज होने से हमारे पास अमाइनो एसिड रेजिड्यू जो था वो ग्लूटामेट से वेलिन बन गया. ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वेलिन अमाइनो एसिड बन गया एक सिंगल पॉइंट म्यूटेशन होने से. वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल. मान लीजिए ये हमारे पास जेनेटिक कोड है, राम हैज़ रेड कैप. ये डिफरेंट जेनेटिक कोड है. जस्ट एग्जांपल, ये जेनेटिक कोड है, ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं. मान लो एक बी की यहाँ पर इंसर्शन होगी, तो बी की इंसर्शन होने से पूरा नेक्स्ट जो जेनेटिक कोड था वो चेंज हो गया. फर्दर 2 की एडिशन होगी तो फर्दर और चेंजेस हो जाएंगे. यहाँ पर 3 डिफरेंट जो हमारे पास बेस पेयर्स आ गए BIG की फॉर्म में. इट मीन्स जहाँ पर भी इंसर्शन हुई या फिर रीअरेंजमेंट हुई, वहाँ से पूरा जो फ्रेम है आगे वाला जेनेटिक कोड का वो चेंज हो जाएगा. तो इट इज़ क्लियर कि जब भी ट्रिपलेट की फॉर्म में कोई न्यू बेस पेयर ऐड हो जाएगा तो जो नेक्स्ट रिमेनिंग जो फ्रेम है पूरा वो अनअल्टर्ड रहेगा, क्योंकि ट्रिपलेट की फॉर्म में हो गया. तो दीज टाइप ऑफ म्यूटेशंस आर नोन एज फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशंस. तो इससे ये भी कंफर्म हो गया कि कोडोन जो है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं एंड इज रेड इन अ कॉन्टिग्यूअस मैनर. सो नेक्स्ट टॉपिक इज टीआरएनए द अडेप्टर मॉलिक्यूल. के दैट टीआरएनए जो आरएनए है वो एक अडेप्टर मॉलिक्यूल भी एक्ट करता है. अगर आप टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखो तो इसके पास एक एंटीकोडोन लूप होती है, दिस वन. ये एंटीकोडोन लूप होती है. इस पर वही कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होंगे जिस के लिए इस टीआरएनए ने जिस अमाइनो एसिड के लिए कोड करना है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स इस एंटीकोडोन लूप पे प्रेजेंट होंगे. दिस स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए ऑल्सो हैज एन अमाइनो एसिड एक्सेप्टेरेंट. दिस साइड दिस इज अमाइनो एसिड एक्सेप्टेरेंट. यहाँ पर वही अमाइनो एसिड आकर अटैच होगा या बाइंड होगा जिसके लिए ये टीआरएनए कोड कर रहा है. गॉट इट. टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमाइनो एसिड. हर एक अमाइनो एसिड के लिए डिफरेंट एक स्पेसिफिक टीआरएनए प्रेजेंट होता है. जब किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन की या ट्रांसलेशन प्रोसेस की इनिशिएशन होनी होती है तो हमारे पास एक स्पेसिफिक टीआरएनए प्रेजेंट होता है इनिशिएशन के लिए, व्हिच इज नोन एज इनिशिएटर टीआरएनए. लेकिन इस ट्रांसलेशन प्रोसेस को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए कोई भी टीआरएनए प्रेजेंट नहीं है. अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो टीआरएनए का क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है. नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड. जब अमाइनो एसिड्स जुड़ के एक पॉलीपेप्टाइड चेन, प्रोटीन की पूरी चेन बना देंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन. The order and sequence of amino acids are defined by sequences of bases in mRNA. किस सीक्वेंस में अमाइनो एसिड्स ज्वाइन होकर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे वो हमें जो सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन द mRNA चेन है उससे पता चलेगा. एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ लिंक्ड होगा बाय बॉन्ड नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड. द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी
तो इस एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में से यूज़ किया जाएगा। टीआरएनए जब एटीपी की फॉर्म में एनर्जी लेंगे तो उस प्रोसेस को हम चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बोल देंगे या फिर अमाइनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए बोल देंगे। जब दो चार्ज्ड टीआरएनए एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो उनके अमाइनो एसिड्स में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। The presence of a catalyst would enhance the rate of peptide bond formation। अगर कैटलिस्ट प्रेजेंस होगा तो वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को इजी कर देगा और उसके रेट स्पीड अप कर देगा इस प्रोसेस को। जो राइबोसोम्स हैं वो भी इस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एक राइबोसोम जो है वो स्ट्रक्चरल आरएनए और 80 डिफरेंट प्रोटीन से बना होता है। इन इट्स इनएक्टिव स्टेट इट एग्जिस्ट एज 2 सब यूनिट। जब ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, मीन्स जब ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं कर रहा होता, तो ये 2 यूनिट्स में प्रेजेंट होता है। एक लार्ज सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट। व्हेन द स्मॉल सब यूनिट इनकाउंटर्स एन एमआरएनए, जब स्मॉल यूनिट एमआरएनए से इनकाउंटर होती है, मीन्स एमआरएनए स्मॉल यूनिट से अटैच होती है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिंस। तब जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो बिगिन होता है। There are 2 sites in the large subunit। जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तब ये दोनों यूनिट जो हैं वो साथ में आ जाएंगे। लार्जर यूनिट की बात करें तो उसमें 2 साइट्स होती हैं, ठीक है। वो उसमें सब्सिक्वेंट अमाइनो एसिड्स बाइंड होते हैं। मान लो जो भी अमाइनो एसिड्स एक साथ बाइंड अप होने हैं प्रोटीन चेन में, उनके लिए प्लेस होगी। जब वो वहाँ आएंगे, एक तो वो बेस पेयरिंग करेंगे एमआरएनए से, दूसरा एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड भी यही बनाएगा। Thus, this ribosome will act as a catalyst in the formation of peptide bond। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक कैटलिस्ट का काम करता है जो दोनों अमाइनो एसिड्स को क्लोज इनफ ले आता है सो दैट इनमें पेप्टाइड बॉन्ड इजीली बन जाए। A translational unit in mRNA is the sequence of RNA that is flanked by। जो भी एक ट्रांसलेशन यूनिट होगा जो mRNA ट्रांसलेशन प्रोसेस करवा रही होगी, तो उसके स्टार्टिंग पे एक स्टार्ट कोडोन प्रेजेंट होगा, दैट इज AUG, और एंडिंग पे एक स्टॉप कोडोन होगा जो कोड करेगा डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स के लिए। एंड mRNA also has additional sequences that are not translated। ऐसे भी सीक्वेंसेस होती हैं एमआरएनए में जिनकी ट्रांसलेशन नहीं होती, मींस जिनसे कोडिंग होकर किसी भी प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होती। ऐसे रीजन्स को हम कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स, दैट इज यूटीआर। ये यूटीआर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक तो स्टार्ट कोडोन से पहले प्रेजेंट होंगे 5' एंड पर, और एक स्टॉप कोडोन के बाद, दैट इज 3' एंड पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट के मीन्स ब्रेकेज आ जाए, चेन जो है उसके इनिशिएशन और एंडिंग पे एक ब्रेक लग जाए। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। सो बेसिकली प्रोसेस क्या फॉलो हुआ इसमें? फॉर इनिशिएशन, जब इनिशिएशन होगी राइबोसोम बाइंड्स टू द एमआरएनए, राइबोसोम और एमआरएनए में बाइंडिंग होगी स्टार्ट कोडोन दैट इज AUG पर, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इनिशिएटर टीआरएनए। जिसे कौन रिकॉग्नाइज करेगा? इनिशिएटर टीआरएनए। फिर इनिशिएटर टीआरएनए के बाद फर्दर जिस भी जेनेटिक कोड के कॉम्प्लीमेंट्री अमाइनो एसिड होगा वो वाला टीआरएनए आकर लगता जाएगा, ऐसी चेन बनती जाएगी। द राइबोसोम प्रोसीड्स टू द इलोंगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो फर्दर वो चेन बनती जाएगी, नेक्स्ट टीआरएनए लगता जाएगा, उनमें पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा और वो आगे चलती जाएगी चेन। During this stage, the complex is composed of an amino acid linked to tRNA subsequently bind to the appropriate codon in mRNA। तो इस टाइम पे हो क्या रहा है? एक तो complex composed of amino acid to tRNA, एक तो अमाइनो एसिड tRNA से लिंक हुआ है अमाइनो एसिड रिसेप्टर एंड पे, और एंटीकोडोन जो उसका एंटीकोडोन लूप थी tRNA वो किससे बाइंड हुई है? अप्रोप्रिएट कोडोन इन mRNA, जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन है एमआरएनए में, उसके साथ उसकी बेस पेयरिंग हुई है। द राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडोन टू कोडोन अलोंग विद एमआरएनए। तो ये राइबोसोम कोडोन टू कोडोन आगे मूव करता जा रहा है, अमाइनो एसिड्स ऐड होते जा रहे हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में।
translated into polypeptide sequences dictated by DNA represented by mRNA. So DNA के complementary जो mRNA बना था, जो उसने dictate किया, उसके accordingly हमारे पास polypeptide chain बन जाती है. At the end, a release factor binds to the stop codon. एक stop codon पे release factor bind कर जाता है, जो क्या करता है, ट्रांसलेशन टर्मिनेट करता है, खत्म करता है प्रोसेस को, एंड रिलीज द पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम द राइबोसोम, और राइबोसोम से वो पॉलीपेप्टाइड चेन, प्रोटीन चेन अलग हो जाती है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन.